लेडीज ड्यूरिंग लेबर और पोस्ट पार्टम, तो वो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन लाइंग डाउन, तो इट इज़ रेट्रोस्टर्नल गॉइटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे कॉजेज है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के अलोंग विद द कॉज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर फ्रैक्चर अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो जाता है तो इट इज़ फैट एम्बोलिज्म। क्लियर। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, पोस्ट पार्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो रहा है, तो इट इज़ ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। और ये जो हमारा रेट्रोस्टर्नल गॉइटर है उसमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाइल लाइंग डाउन। ठीक है, ये हमारे पास है जी shortness of breath on lying down. Okay, now let's practice some MCQs. The first one is fat embolism. ठीक है, fat embolism का given है true regarding fat embolism, तो symptoms appear after 12 hours. ठीक है, इसको आप लोग लिख लो आज के हायर पॉइंट्स में भी कि फैट embolism में क्या होता है, आफ्टर 12 आवर्स जो है वो सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होंगे। A 30 years old man had road traffic accident and he sustained fracture of femur. 2 days later he developed sudden breathlessness. ठीक है, the cause of shortness of breath is fat embolism. फ्रैक्चर ऑफ फीमर था तो जाहिर है फैट एम्बोलिज्म तो होगा। ट्रू रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म इज मोस्टली ड्यू टू लॉस फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, 38 years old man got a pelvic fracture in RTA. He loses 2 liters of blood in an accident. After 5 days, he died, and the brains of the CT shows multiple areas of infarction. So it is due to fat embolism. ठीक है, ट्रू रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म तो इसका यही है कि सिम्टम्स अपीयर आफ्टर 12 आवर्स। क्लियर है, इसके सिम्टम्स हमें स्टैट में नहीं नज़र आते बल्कि 12 घंटे के बाद पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो डेवलप होती है। The next is amniotic fluid embolism. Patient after prolonged labor developed shortness of breath and she died. What is the diagnosis? तो it is amniotic fluid embolism. ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर है या पोस्ट पार्टम है, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर है या प्री पार्टम है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, amniotic fluid embolism कॉज है। A 40 years old pregnant lady in 24 hours prolonged labor presented with dyspnea, tachypnea and dies. तो ये हमारे पास क्या, amniotic fluid embolism. Amniotic fluid embolism can occur during prolonged labor, delivery or postpartum. ठीक है, shortness of breath in a pregnant lady during labor and postpartum is due to amniotic fluid embolism. A pregnant lady with labor pains and obstructed labor was taken to the hospital but she died before reaching the hospital, तो it is amniotic fluid embolism। ठीक है, एक दफ़ा हमारे हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था कि आप टाइम उसी वक्त तो ये पिक नहीं होता ना, ये जो amniotic fluid embolism है ये भी सडन है। अब पेशेंट का हमने ARM किया, ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स किया, ठीक है, उसकी अच्छी डायलिटेशन हो गई थी। उसका रप्चर करने के बाद हमने उसको कहा कि इस डिलीवरी टेबल से उठ के इस डिलीवरी टेबल पे लेट जाओ। वो पेशेंट उठी है, एक टेबल से दूसरे टेबल तक आते आते वो बिल्कुल भी नीचे गिर गई है और उसको जो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने रिकवर नहीं किया, उसकी इतनी सडन डेथ थी, हम लोगों को तब समझ ही नहीं आई क्या हुआ है। उसको रिवाइव करने की बहुत कोशिश की बट इट वॉज ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो ये इस तरह होता है, दो इट इज़ वेरी रेयर। ठीक है, शुक्र है ये बहुत रेयर है, लेकिन जब होता है तो बस फिर ये होता है। ठीक है, मैं बच्चे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का आपको बता रही थी कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म वाकई होता है। ठीक है, लेट सपोज अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो या कोई पोस्ट पार्टम हो, ठीक है, या कोई प्रेगनेंसी में ही आ जाए और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ्लूइड के पार्टिकल्स जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाते हैं और जब वो सर्कुलेशन में चले जाते हैं तो पेशेंट को सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप होती है और इसकी वजह से ना सडन डेथ डेवलप होती है। अब मैं ये कह रही थी कि हमारी पेशेंट जो थी उसकी डायलिटेशन अच्छी थी, हमने उसका ARM किया, ठीक है, हमने उसको कहा इस टेबल से उठ के इस टेबल पे लेट जाओ, आपको डिलीवर करवाना है। तो जब वो एक टेबल से दूसरे टेबल पे लेटने के लिए सिर्फ खड़ी हुई है कि वो नीचे गिरी है और उसके बाद उसने दोबारा रिवाइव ही नहीं किया, ठीक है, तब तो हमें समझ नहीं आई क्या हुआ है। लेकिन उसको क्या हुआ था, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ये जो हमने ARM किया था, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी एमनियोटिक फ्लूइड का पार्टिकल गया है सर्कुलेशन में, मैटरनल सर्कुलेशन में, और उसकी वजह से जो है वो शॉर्टनेस ऑफ उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया है। ठीक है, ओके।
ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस अदर एमसीक्यू मटेरियल। तो ये हमारे पास है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बहुत सवाल आते हैं, लेकिन ये के सारे एक जैसे हैं तो आसान है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू, अ यंग मेल operated for cystectomy, cholecystectomy. 3 days after surgery, he develops dyspnea, chest pain, and cyanosis. What is the cause? तो it is pulmonary embolism। ठीक है, pulmonary embolism पोस्ट ऑप होता है। मैंने आपको बताया था ना, पोस्ट ऑप जब पेशेंट बेड रिडन होगा, इमोबिलाइज होगा, तो उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो मेन कॉज ऑफ डेथ है। 55 years old man, known ischemic heart disease patient, presented with recent history of atrial fibrillation, presents with sudden unconsciousness। ठीक है, ischemic heart disease तो पेशेंट को पहले से थी, साथ ही उसको एफिब की हिस्ट्री भी रही है। अब पेशेंट सडनली हमारे पास अनकॉन्शियस स्टेट में आया है, सस्पेक्टेड टू हैव स्ट्रोक ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ द cerebral आर्टरी, मोस्ट लाइकली द कॉज इज इम्बोलिज्म। ठीक है, इम्बोलिज्म क्या होता है? जो हमारे पास थ्रोम्बस होता है वो अटैच टू द वॉल्स ऑफ द वेसल होता है। एम्बुलाय क्या होता है? फ्री होता है। ठीक है, वो वॉल से ब्रेक फ्री करता है अपने आप को, और ये कहीं जाके लॉज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? सडन डेथ हो जाती है। The next is female taking oral contraceptive pills most likely to develop which of the following? तो it is pulmonary embolism। ठीक है, ये जो oral contraceptive pills हैं ये क्या करते हैं? pulmonary embolism का cause हो सकते हैं, ये blood thicken कर देते हैं। Diabetic lady presented for operated for cholecystectomy, comes 8 days after surgery and she has developed dyspnea, shortness of breath, sudden chest pain, hemoptysis, cyanosis. व्हाट इज द कॉज? तो ये हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पोस्ट ऑफ पेशेंट्स के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत कॉमन है। द रीजन बीइंग दैट दे आर बेड रिडन और इमोबिलाइज्ड। एक दफ़ा पेशेंट का अगर ऑपरेशन हो गया तो बस अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो वहाँ से नहीं हिलते। बल्कि एक मैं इंस्टा पे मीम भी देख रही थी, किसी ने बड़े मज़े की मीम बनाई थी कि सुबह 7 बजे वो उसी तरह लेटा हुआ है, शाम 7 बजे उसी तरह लेटा हुआ है, अगले दिन 7 बजे उसी तरह, अगले दिन 7 बजे उसी तरह लेटा हुआ है। ठीक है, तो ये थी एक उसकी कॉज के बेड रिडन पेशेंट्स के अंदर इमोबिलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप होता है। द नेक्स्ट इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ स्ट्रोक इन पेशेंट्स विद एट्रियल फिब्रिलेशन इज एम्बोलिज्म। ठीक है, ए फिब के पेशेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है वो है एम्बोलिज्म। ठीक है, a shopkeeper suddenly collapsed। ठीक है, he is thin and very thready pulse, blood pressure was 80/40, cold clammy skin, gives history of chest pain before collapse, diagnosis of massive pulmonary embolism। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर भी हमारे पास क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। ठीक है, अगला है वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आप ये भी आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में लिखो, वी टी लिखो वीनस थ्रोम्बोसिस, आगे एरो लगाओ और पी ई लिखो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। 45 years old female on prolonged bed rest and now she is having shortness of breath and peripheral edema, chest x-ray shows many areas of infarction। तो इसका मतलब है recurrent pulmonary embolism। ठीक है, पेशेंट जो है prolonged bed rest पे है और shortness of breath भी है, areas of infarction भी है, तो इसका मतलब ये है कि recurrent pulmonary embolism है। The next is a 55 years old man, ischemic heart disease with recent history of atrial fibrillation, present with sudden unconsciousness. He is suspected to have a stroke due to occlusion of cerebral artery. Most likely the cause is embolism. Atrial fibrillation का patient क्या develop करता है? Embolism. Which of the following will be seen in pulmonary artery embolism? तो इसके अंदर increase V by Q ratio होगा। अगला है 50 years old man who has a history of diabetic retinopathy and MI, presented with severe chest pain and sweating. Coronary occlusion was commonly due to embolism। ठीक है, ये जो हमारे पास MI का पेशेंट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसके अंदर एम्बोलिज्म होने का खतरा होता है। हेमरेजिक इन्फेक्शन इज ड्यू टू थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इन द लंग्स। ठीक है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस फर्स्ट गेट्स लॉजेस इन द pulmonary artery and branches of pulmonary artery. Most common complication of deep vein thrombosis is emboli। ये दो आपके हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, आप लिखोगे। Patient was diagnosed to have pale in the following condition does occur the emboli, does it occur? तो पेल इन्फार्क्ट किस में होता है? एम्बोलिक या फिर इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर होता है। A female taking estrogen therapy to relieve post-menopausal symptoms is likely to have increased risk of thromboembolism। ठीक है, estrogens कह दो या आप oral contraceptives, तो इन लोगों का एक साइड इफेक्ट क्या है? ये इंक्रीज करते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क को। ठीक है,
The next is postmenopausal women is on hormonal replacement therapy for postmenopausal related osteoporosis. What complication she is at risk of? So it is thromboembolism. Female taking estrogen therapy to relieve postmenopausal symptoms will have increased risk of thromboembolism. ठीक है 55 years old female known case of hematological disease admitted to the hospital with a history of sudden onset of severe dyspnea. Echo was done with severe pulmonary hypertension. What could be the best possible cause associated with this condition? So it is repeated pulmonary embolism. A female patient immobilized for past 6 weeks now develops shortness of breath. She gives history of MI. Triangular shaped hemorrhage is seen in the lungs. Which of the following condition is most likely the cause? So it is thromboembolism. Clear? Also note that ये जो हमारे पास volume air trap to cause the air embolism is 100 cc. Almost 100 cc of air entrapped होना चाहिए so that it can cause air embolism. ठीक है 20 years old male with dyspnea on lying down. The anatomical structures तो it is retrosternal goiter है जो पीछे जाके press कर रहा है ठीक है Most common feature of pulmonary embolism is clinically silent chest. ठीक है ये हमारे पास S1 Q3 T3 वेव्स मिलेंगी और क्लिनिकली साइलेंट चेस्ट इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये भी आपका आज हाई यील्ड पॉइंट है अगला हमारे पास कैपनोमीटर इज यूज टू मेजर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड what else it can be used for तो it is used for useful in air embolism कैपनोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मेजर करता है और दूसरा एयर एम्बोलिज्म के अंदर भी हम लोग कैपनोमीटर जो है वो यूज करते हैं क्लियर है यस किसी भी वाईफाई पर बिना पासवर्ड के